हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज फिजिक्स क्लास में हम क्लास 11th का एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 11th ऑलरेडी लिखा गया है। लास्ट क्लासेस में हम वर्क एनर्जी चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर चल रहा था हमारा। ठीक है, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक में आई थिंक ये 7th चैप्टर होगा। ओके, सो चैप्टर का नाम है बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। मेनली हम सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर में। यहाँ पे रोटेशनल मोशन कुछ उसके साथ रिलेटेड टाइप का एक मोशन यहाँ पे। तो रोटेशन क्या होता है, बॉडी का रोटेशन कैसे होता है, उससे रिलेटेड क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, ये तो हम धीरे धीरे करके डिफरेंट क्लासेस में देखेंगे। अब इसका पूरा सीरीज चलेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा सेंटर ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स। सेंटर ऑफ मास, हमें ये टॉपिक आज पढ़ना है। आज हम रोटेशनल मोशन उतना कुछ नहीं देखना है हमें। ओके, एक दो क्लास हमारा पूरा सेंटर ऑफ मास के ऊपर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड के मतलब क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स में भी और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में भी डेफिनेटली आते हैं। समझना है, कंसेप्ट क्लियर होकर समझना है, सेंटर ऑफ मास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो यही हेडिंग देंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को हम समझे उससे पहले हमें जानना होगा कि किसी भी हम कभी भी वर्ड कब सिस्टम वाला वर्ड कब यूज करते हैं। सिस्टम, यहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक में लिखे हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चैप्टर का नाम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये सिस्टम क्या होता है? वेरी इजी, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है ये। सिस्टम मतलब होता है जस्ट ए कलेक्शन। ओके, कलेक्शन ऑफ 2 particles, collection of 3 particles, collection of n number of particles, collection of some bodies, some objects, उसको हम एक सिस्टम बोल देते हैं। ओके, अगर एक बॉडी है, जैसे एक चौक है, क्या ये एक सिस्टम है? ऑब्वियसली, क्योंकि इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है कि नहीं? पार्टिकल्स है कि नहीं इसके पास, तो ये भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम उसी को बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ 2 or more particles, ऑब्जेक्ट्स, उसको हम एक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों, ये जो न्यूटन्स के लॉज थे ना, जो हम पढ़े हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज आर मेनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। F = ma बोल दो, या फिर वो जो इनर्शिया वाला कंसेप्ट था, एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला जो थर्ड लॉ हम पढ़े थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। तो अगर एक लार्ज बॉडी हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि ये तो एक लार्ज बॉडी है ना, ये तो पॉइंट मास नहीं है, एक लार्ज बॉडी है। क्या इस पे इक्वेशन न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे? इस पे भी होंगे। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। पर जब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ गया मैकेनिक्स में, तो न्यूटन्स लॉ को किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई करना हमारे लिए इजी बन गया, है कि नहीं? जैसे कि ये वाला बॉडी है, ये देखो, ऐसे में फोर्स अप्लाई किया तो इसका लीनियर मोशन हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं उसको, लीनियर मोशन हुआ। ऐसे में फोर्स अप्लाई किया तो देखो ये रोटेट कर गया, घूम गया ये। ठीक है, तो बॉडी का जब पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो जा रहा है तो देखो मोशन चेंज हो जा रहा है। तो क्या न्यूटन्स लॉ अलग अलग हो जाएगा? न्यूटन्स लॉ क्या इस पे काम नहीं करेगा? हाँ, अब यही तो बॉडी है ना, इस बॉडी के मैं यहाँ पे चलो 1 न्यूटन का फोर्स दिया तो लीनियर मोशन हुआ, यहाँ पे मैं 1 न्यूटन का फोर्स दिया तो सर रोटेशनल मोशन हो गया। बॉडी वही, फोर्स उतना, फोर्स का एजेंट मैं, तो अलग अलग क्यों हो रहा है? न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे इसमें? ठीक है, न्यूटन्स लॉ हर एक बॉडी के लिए अप्लाई होता है, पर किसी भी जैसे ऐसे हम एक्सटेंडेड बॉडी, ऐसे डेफिनेट साइज के बॉडी के ऊपर अगर हम बात करें, पॉइंट मास जो कि नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है हमारा,
तो बहुत अच्छे से हम इस पे भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। समझते हैं इस बात को। सेंटर ऑफ मास है क्या, पहले राइट डाउन। सेंटर ऑफ मास लिखेंगे डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द point at which whole mass of the body is imagined to be concentrated। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो होता है, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास जहां पे हम इमेजिन करेंगे कि बॉडी का टोटल मास वहीं पे है। ऐसा इमेजिन करेंगे, बॉडी का टोटल मास वहीं पे ही है, जैसे कि यही वाला बॉडी है, ओके। तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पे होगा, हम इमेजिन करेंगे कि वहीं पे पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास रखा, पूरा का पूरा मास वहीं पे कंसेंट्रेटेड है, वो होता है सेंटर ऑफ मास। एक पॉइंट पे पूरा का पूरा मास कंसेंट्रेटेड रह गया है, हम ऐसे इमेजिन करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, देखो समझ में आएगा क्लियरली। सी दिस, सपोज ये हमारे पास एक हैमर है, एक हथौड़ा, ओके, एक हैमर है ये, ठीक है, एक हैमर है हमारे पास। ये बना है आयरन का इतना पोर्शन और ये है वुड, लकड़ी का है, ये आयरन का है ये और वुड का पोर्शन है। इस पूरे हैमर का एक मास होगा ऑब्वियसली। देखो अगर कोई भी यहां से एक फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया, एफ अमाउंट का फोर्स ऐसे अप्लाई किया, तो बताओ बॉडी का कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मतलब लिनियर, सीधा जाना, ट्रांसलेटरी मोशन, कि रोटेशनल मोशन होगा। अगर ऐसे फोर्स अप्लाई किया ऑब्वियसली ट्रांसलेटरी होगा, अगर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा तो ट्रांसलेटरी होगा। अगर कोई उसी हैमर पे यहाँ पे फोर्स ऐसे अप्लाई किया, वही अमाउंट का फोर्स सेम, क्या बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन होगा? नहीं। अब बॉडी का रोटेशनल मोशन होगा। देखो ये बॉडी ऐसे घूमेगा, अब यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई करो, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, इफ द फोर्स, इसको लिख देंगे, इफ द अप्लाइड फोर्स इज अलोंग सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग तुम्हारा फोर्स अप्लाई करोगे, देन देयर विल बी ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर, अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। अदर देन सेंटर ऑफ मास कहीं पे अप्लाई किए तो रोटेशनल होगा। तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इस आयरन वाले पोर्शन पे है कहीं पे सेंटर ऑफ मास। धीरे धीरे समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, ठीक है। देखो अगर एक रॉड होता, आयरन का रॉड, आयरन का एक रॉड है, ओके, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसके सेंटर पे होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा का पूरा जो मटेरियल है ना, पूरा का पूरा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, ओके। अगर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें तो लीनियर मोशन होगा, ऐसे फोर्स अप्लाई करो लीनियर मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर दो, ये ऐसे घूम जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। अलोंग द सेंटर ऑफ मास अप्लाई किए तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। अच्छा, अगर ये आयरन का रॉड ऐसे होता, आयरन का जो मटेरियल है ऐसे रहता, तुम्हारा इस टाइप का रहता, क्या सेंटर ऑफ मास अब सेंटर में होगा? नहीं होगा। समझो बात को, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ कहीं पे। मटेरियल और मास लार्ज पोर्शन में जिस रीजन में है उस तरफ देखो शिफ्ट हो जा रहा है सेंटर ऑफ मास। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था करके सेंटर पे था, ठीक है। यहां पे वही बात है, पूरा का पूरा बॉडी, उसका मैक्सिमम मास किस तरफ है? इस तरफ है, आयरन की तरफ है। इस तरफ तो कहीं नहीं है ना, ये बीच में भी तो नहीं बोल सकते। सेंटर ऑफ मास इस तरफ कहीं पे है।
क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये है कंसेप्ट। सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा मास को हम इमेजिन करेंगे कि वहीं पे कंसेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे अगर जिसके एलोंग हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है, तो ये होता है सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का। तो न्यूटन्स लॉ कैसे इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये बात हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे जब हम सेंटर ऑफ मास मोशन पढ़ेंगे। अभी हम सेंटर ऑफ मास को बस समझ रहे हैं। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऐसे डिसाइड हम कर सकते हैं, लार्ज मास के अलोंग वो शिफ्ट हो जाएगा, लार्ज मास वाले रीजन के अलोंग वो शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हमें अब जानना है सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे। ये तो एक बॉडी के लिए है, एक रिजिड बॉडी के लिए है। एक बॉडी पे सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये हमने देखा। पर अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, 2-3 तो पार्टिकल्स हैं या मोर देन 3 और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो सबका कुछ ना कुछ मास है। तो पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होगा, सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास। हम उस सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो हेडिंग देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर 2 बस पार्टिकल से एक सिस्टम बन गया है तो हम देखेंगे कैसे उसका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, एक काम करते हैं, एक एक्सिस सिस्टम ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पे कहीं पे एक पार्टिकल है चलो जिसका मास है m1, यहाँ पे कहीं पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m2। m1 m2 इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, 2 पार्टिकल है m1 m2 और ये दोनों पार्टिकल मिलके बना है ये सिस्टम, ये सिस्टम बना है। ठीक है, दोनों पार्टिकल का एक सिस्टम बना है। हमें फाइंड करना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके, चलो हमें दिया है कि m1 वाला जो मास है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर r1। एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। m2 उसका पोजीशन वेक्टर है r2। पोजीशन वेक्टर पता है ना, वेक्टर चैप्टर में हम पढ़े हैं। ओके, तो ये पोजीशन को डिसाइड कर रहा है। ये पोजीशन वेक्टर r1 फॉर m1, r2 फॉर m2। ठीक है, अब सपोज ऐसे एक ये लाइन ज्वाइन किए, दोनों मास को जो कनेक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास उसके ही ऊपर कहीं पे होगा। चलो यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है ये। तो इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हमें वो यहाँ पे पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैपिटल R सपोज, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर R सपोज। तो बच्चों एक फॉर्मूला हम यहाँ पे जान लेते हैं, दैट सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू, राइट ऑन द फॉर्मूला, m1 r1, m1 वाले मास को उसके रेस्पेक्टिव उसी के ही पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए प्लस m2 r2, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, टोटल मास के साथ हमने डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। ओके, टू डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओके, तो अगर कुछ भी दिया है, दोनों मासेस का वैल्यू दिया होगा, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया होगा, तो हम निकाल सकते हैं कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज लेट m1 इक्वल टू m2, दोनों मासेस सेम है, m1 m2 दोनों सेम है, तो फाइंड करते हैं r पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो तो क्या होगा, दोनों सेम है, m r1 प्लस m r2 बाय m प्लस m, ऐसा ही होगा, है कि नहीं, दोनों सेम है। तो ये m कॉमन गया, यहाँ से 2m हो गया, m कट गया, सी दिस यू विल गेट r1 प्लस
R2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही मिलेगा अगर दोनों मासेस सेम है। R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, समझ रहे हो? R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय 2, सेंटर पे अगर ये दोनों मास सेम है, ओके, यहाँ पे एक मास है m और यहाँ पे एक मास है m, ओके, दोनों अगर सेम है तो पूरा इसके मिडिल में, ओके, सेंटर पे ही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास रहेगा, पूरा सेंटर पे सेंटर ऑफ मास रहेगा, ओके। R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2 सेंटर पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। दोनों में से कोई मास अगर ग्रेटर हो गया, जैसे ये अगर 2m हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा कहीं पे, ओके, ये 2m हो गया, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा कहीं पे, समझ रहे हो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट? पार्टिकल सिस्टम भी अगर है तो ग्रेटर मास की ओर शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और हम उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स समझो इस बात को। जैसे कि यहाँ पे एक मास है m1, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, एक प्लेन पे है, एक प्लेन पे xy प्लेन पे है, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पे एक मास है m2, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, उसी प्लेन पे m1 m2 दो मासेस हैं और उनका कोऑर्डिनेट दिया है। हमें फाइंड करना है कि दोनों का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, ओके, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पे भी हो, उस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला कुछ उसी तरह से ही आएगा जैसे पोजीशन वेक्टर के लिए आया था। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट ना, x1 x2 को यूज करो। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपली कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ऐसे, ओके। तो अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ऐसे फॉर्मूला यूज करो। देखो m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, पोजीशन वेक्टर के लिए था m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिला। कोऑर्डिनेट ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो या तो कोऑर्डिनेट फाइंड करो तो भी तुम्हें मिल गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या पोजीशन वेक्टर फाइंड करो जो भी तुम्हारा डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तुम्हें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिलेगा। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ऐसा है। इफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो कैसे कैसे फॉर्मूले मिलेंगे देखो। फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे अगर पार्टिकल्स हैं, बहुत सिंपल है। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो ऐसे फॉर्मूला यूज करते जाओ, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट अप टू mn rm। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, वही काम करना है। सभी के मासेस को उसी के ही पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो, डिवाइडेड टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिमिलरली कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दो, है कि नहीं, टोटल मास हो गया। y कोऑर्डिनेट वैसे ही, y सेम इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2, ऐसे करते जाओ, mn yn डिवाइडेड बाय टोटल मास, वही काम करना है, ठीक है। n नंबर ऑफ मासेस हैं तो वैसे ही अप्लाई करो फॉर्मूला को, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर हैं तो ये सब फॉर्मूले यूज करके हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर फाइंड करो या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करो। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे रहते हैं इसमें। एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करने के लिए। देखो, या तो तुम्हें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट दिया होगा तो फाइंड कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे दिया है, सपोज एक ट्राइंगल है,
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सी दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड है L, साइड है इसका L, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हर एक कर्नर पे एक एक मास है M, हर एक कर्नर पे एक एक मास M है। You have to find the coordinates of center of mass. You have to find the coordinates of center of mass. कैसे करेंगे देखो, यहां पे क्या करो, तीनों मास में से किसी एक मास को ओरिजिन ले लो, ये मेथड है। इसको सपोज हमने ओरिजिन ले लिया, ये हमारा ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है तो इस लाइन को ले लो एक्स एक्सिस और ऐसा बना दो वाई एक्सिस। ओके, तीनों में से इसको हमने ले लिया ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया बच्चों, 0,0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ओरिजिन इसको मान लिया हम। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा देखो तो, एक्सिस के ऊपर ही है ना वो, और L लेंथ पे है, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा L,0 होगा कि नहीं, इसका कोऑर्डिनेट L,0। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये L/2 है कि नहीं, एक्स एक्सिस में L/2, वाई एक्सिस में देखो यहां से यहां तक पूरा फाइंड करना होगा। ये अगर ये L है, ये L/2 है, सीधे इस ट्राइंगल पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, L ये L/2, पाइथागोरस यूज करो, ये लेंथ तुम्हें मिलेगा पाइथागोरस यूज करके, L² माइनस L²/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3L²/4 का स्क्वायर रूट, सो √3/2 इंटू L होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे पाइथागोरस यूज किए, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ओके, ये L ये L/2, हमें ये फाइंड करना था, y कोऑर्डिनेट ये है ना, y कोऑर्डिनेट ये लेंथ होगा ना y कोऑर्डिनेट, है कि नहीं, √3L/2, y कोऑर्डिनेट विल बी √3L/2। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, सेंटर मास का कोऑर्डिनेट XCM कैसे फाइंड करेंगे देखो, M1 x1 m इंटू 0 इसका x कोऑर्डिनेट प्लस m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट L प्लस m इंटू उसका x कोऑर्डिनेट L/2, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m, टोटल मास 3m। अच्छा, ये 0 हो गया, ये ml हो गया, प्लस ये ml/2 हो गया डिवाइडेड बाय 3m। ओके, कितना होगा देखो तो, ये हो जाएगा 3ml/2, सीधे ये बन जाएगा 3ml/2 इंटू 3m, 3m कट गया L/2, x कोऑर्डिनेट हो गया L/2, कैलकुलेशन करेंगे, x कोऑर्डिनेट हो गया L/2, y कोऑर्डिनेट वैसे फाइंड करो, ये x मिल गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसी तरह से m इंटू y1 कितना है 0, प्लस m इंटू y2 कितना है 0, प्लस m इंटू y3 कितना है √3L/2 डिवाइडेड बाय 3m, ठीक है, ये 0, यहाँ से देखो √3mL/2 है और इंटू 3m फिर, है कि नहीं, सीधे ml कट गया, m कट गया, m कट गया, ओके, √3 से ये तुम्हारा कटेगा, हाँ √3L/6 होगा, √3L/6 होगा, है कि नहीं, √3L/6, तो कोऑर्डिनेट कितना मिला L/2, √3L/6, L/2, √3L/6, यहाँ पे कहीं पे होगा, इसके ऊपर कहीं पे होगा, है कि नहीं, L/2 मतलब तो ये L/2, √3L/6 यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट चाहिए था हमें, कोऑर्डिनेट, ओके। तो अगर ऐसे ट्रायंगल दिया है या स्क्वायर दे सकता है, तो किसी एक मास को ओरिजिन ले लो, बाकी सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, और फिर फॉर्मूला है तुम्हारे पास कैसे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ओके। अच्छा, सपोज 2 पार्टिकल सिस्टम का एक क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल सिस्टम का एक क्वेश्चन, जैसे यहां पे है एक मास 1 kg, ओके,
और 2 मीटर में यहाँ पे है एक मास 2 kg। हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए। क्या करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन है, सेम वही, दोनों पार्टिकल में से किसी एक को ले लो ओरिजिन, ठीक है। इसको चलो हमने ले लिया ओरिजिन। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं चाहिए, नहीं, एक ही लाइन है ना, तो कहाँ से दोनों एक्सिस क्या करोगे, ठीक है। हमें कोई कोऑर्डिनेट भी नहीं चाहिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लोगे, कोऑर्डिनेट तो भी चलेगा, वही सेम ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें क्या करना है, देखो, इसको मान लो ओरिजिन। अगर इसको मैंने ओरिजिन मान लिया तो फॉर्मूला तुम्हारा फिर यूज करना आर, सेंटर मास का जो पोजीशन हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यूज करोगे m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होगा, है कि नहीं। m1 मतलब 1, ओरिजिन से 1 kg कितने डिस्टेंस पे है, 0, क्योंकि हमने इसी को ही ओरिजिन मान लिया, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। m1 और 1 kg इंटू 0 प्लस m2 मतलब 2, ओरिजिन से r2 मतलब कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर पे है, 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 3, ये 0, सो इट विल बी 4/3 मीटर, 4/3 मीटर। कहाँ से, ओरिजिन से, यहाँ से 4/3 मीटर, ओके, यहाँ से 4/3 मीटर, यहाँ पे कहीं पे होगा, सेंटर से इस तरफ शिफ्ट होगा, 2 kg है ना, तो इस तरफ कहीं पे शिफ्ट होके जाएगा, 4/3 मीटर, यहाँ से 4/3। उसको ओरिजिन ले लो तो वो वैल्यू अलग आएगा, 2 - 4/3 आएगा, वैसा ही कुछ, ठीक है। सो किसी भी एक को ओरिजिन ले लो और ये फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है, यू विल गेट द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दैट केस, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है तो, ठीक है। तो पार्टिकल सिस्टम है तो हमारे पास यही सब फॉर्मूले हैं, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, ओके, टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, ट्राई करेंगे, सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। और हमारे टॉपिक में तो हमें रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास देखना है, रिजिड बॉडी का रोटेशन आगे देखना है, वो फिर धीरे धीरे कंटिन्यू होगा, ओके। तो सेंटर ऑफ मास में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर वही सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।